कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गरीब बच्चों की दिवाली। रामगढ़ नाम के गांव में एक किसान हरि और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। हरि बहुत गरीब इंसान था। उनके 2 बेटे थे, सागर और भूषण। हरि और उसकी पत्नी हर रोज खेत में जाकर काम किया करते थे। वो दोनों अपने खेत में काम करने के अलावा दूसरों के खेतों में भी मजदूरी किया करते थे। फिर भी कुछ खास आमदनी नहीं होती थी और उसकी पत्नी को हमेशा अपने दोनों बेटों की चिंता लगी रहती थी। अजी सुनते हो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने बेटों का पालन कैसे करेंगे? सुमन, हम दिन रात मेहनत करेंगे। भगवान कभी भी मेहनत करने वालों को पीछे नहीं रखते। सागर और भूषण को ये सब बातों के बारे में पता था कि उनके घर की हालत कुछ खास नहीं थी। वो दोनों भी स्कूल के बाद घर आकर माता पिता को काम में मदद किया करते थे। वो कभी भी कोई ऐसी चीज की मांग नहीं किया करते थे जो उनके माँ पिताजी उन्हें नहीं दे सकते थे। दोनों ही बड़े समझदार थे। अरे भूषण, जरा यहाँ आओ, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी भैया, अभी आया। देखो भूषण, माँ और पिताजी खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं और दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते हैं, लेकिन इस साल बारिश के कारण फसल अच्छी नहीं आई और अब दिवाली आने वाली है, तो हमें नए कपड़े और ऐसी कोई चीज माँ पिताजी से नहीं मांगनी है जिससे उन्हें दुख हो कि वो हमें हर साल की तरह इस साल भी नहीं दे पाए। हाँ भैया, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे हमारे माँ पिताजी का दिल दुखे। हरि और सुमन खेत से अपने बैल बंदी लेकर आते हैं। तभी सागर और भूषण आंगन में जाकर बैलों को छोड़कर खूंटे से बांध देते हैं और उनको घास डालते हैं। ये सब देखकर हरि मन ही मन में सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है। हे भगवान, ये क्या किस्मत है मेरी। इतने प्यारे और समझदार बेटे हैं मेरे, और मैं उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ। इस साल भी मेरे बेटों को बिना नए कपड़ों और मिठाई के बिना रूखी सूखी रोटी के साथ ही दिवाली मनानी पड़ेगी। सुमन ये सब देख रही थी। उसकी भी आंखें भर आईं। उसे पता था कि ये क्या सोच रहे हैं। तभी सुमन आवाज लगाती है। अजी सुनते हो, चलो घर के अंदर। वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? मैं खाना बनाती हूँ, चलो जल्दी, सब हाथ मुंह धोकर अंदर आओ। सब लोग अंदर जाकर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद भूषण और सागर बाहर खेलने जाते हैं। तभी सुमन हरि से कहती है, अजी आप इतना मत सोचा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सारी बातें हरि के दोस्त चंद्रा को पता लगती हैं कि उसका दोस्त बहुत मुश्किल में है। चंद्रा दूसरे दिन ही हरि के घर आता है और हरि से कहता है, अरे दोस्त, तुम्हारी ये हालत है। एक बार मुझे कह दिया होता तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम मुझसे भी मदद नहीं लोगे। मुझे पता है तुम बहुत खुददार किस्म के इंसान हो, लेकिन ऐसी हालत में दोस्त ही दोस्त के काम आता है। क्या पता आगे जाकर मुझे तुम्हारी कुछ जरूरत पड़ जाए, तब तुम मेरी मदद कर देना। चंद्रा के इतना समझाने के बाद हरि मान जाता है। चंद्रा हरि को कुछ अनाज के बोरे और पैसे देता है और हरि से कहता है, देखो दोस्त, मैंने तुम्हारी मदद की और मुझे ये भी पता है कि तुम अब मेरे पैसे कैसे वापस करूं, ये सब सोच रहे होंगे। तुम एक काम करो, दूसरों के खेतों में मजदूरी करने से अच्छा है मेरे कुछ खेत खाली पड़े हैं जिसमें मैं बुआई का काम नहीं करता। तुम वहां खेती करो, उसमें जो भी कमाई होगी उससे तुम मेरे पैसे लौटा देना, और जब मेरे पैसे वापस कर दोगे उसके बाद से तुम्हें जो लगे वो दे दिया करना। इससे मेरे खेत भी अच्छे रहेंगे। ये भी तो मेरा फायदा है ना। अब तो ठीक है। हरि ये सब सुनकर बहुत भावुक हो जाता है। चंद्रा और हरि एक दूसरे के गले लगते हैं। चंद्रा अपने दोस्त को समझाकर वहां से चला जाता है। सागर और भूषण भी ये सब देख रहे थे। भूषण बोला, पिताजी, अब हम दिवाली बाकी लोगों की तरह मना पाएंगे। आप हमें नए कपड़े भी देंगे। हाँ मेरे लाल, हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे और खेतों में बहुत मेहनत भी करेंगे ताकि हमारी हर दिवाली अच्छे से जाए। हरि, सुमन, सागर और भूषण नए कपड़े पहनकर इस साल अच्छे से दिवाली मनाते हैं। सब परिवार खुशी से झूम उठता है। एक श्रीरामपुर नाम के गांव में रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठा करते थे। उनमें से एक का नाम था सरजू। सरजू को एक बहन थी जिसका नाम था रमा। उसकी जिम्मेदारी सरजू पर होने के कारण सरजू उसकी देखभाल अच्छी तरह से किया करता था।
रमा बहुत ही शांत और समझदार लड़की थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सरजू जब 15 साल का था तभी उसके माता पिता गुजर जाने की वजह से रमा की जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। सरजू के घर के हालात बहुत ही कठिन थे। गरीबी तो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। बहन की पढ़ाई और दोनों का पेट पालने के लिए सरजू स्टेशन पर भीख मांगा करता था। साहब, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान आपका भला करेगा। ये लो, कहाँ से आ जाते हैं क्या पता। ऐसा कहकर वो आदमी चला जाता है। वो आदमी जाने के बाद सरजू फिर से भीख मांगने लगता है। भगवान के नाम पे दे दो भैया, तुम्हारा भला होगा, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। बेटे, भगवान ने तुम्हें ये 2 हाथ दिए हैं, वो भीख मांगने के लिए नहीं दिए हैं। बेहतर है तुम कुछ काम धंधा करो। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। ये सब सुन सरजू को बहुत बुरा लगता है। वो मन में ठान लेता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका, मगर मैं अपनी बहन को बहुत पढ़ाऊंगा और उसे उसके पैरों पर खड़ा करूंगा। ये सोचकर वो फिर से भीख मांगना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर एक चाय वाले की दुकान पर जाती है। उसके यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। उसके मन में एक विचार आता है कि अगर मैं इस चाय की दुकान पर जाऊं और काम मांगू तो मुझे काम मिल सकता है। चलो कोशिश करके देखता हूँ। ऐसा कहकर सरजू उस चाय वाले की दुकान पर चला जाता है और चाय वाले से मालिक, क्या आपके यहाँ मुझे कोई नौकरी मिलेगी? अरे तुम तो भिखारी हो ना, फिर तुम्हें नौकरी क्यों चाहिए? मालिक, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं भिखारी का जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता। मैं अपने मेहनत से कुछ करना चाहता हूँ। आपके यहाँ मन लगाकर काम करूँगा। आप मुझे एक मौका दे दो मालिक। ठीक है, कल से काम पर आ जाना, लेकिन जो काम मिले वो करना पड़ेगा। हाँ मालिक, आप जो काम बताओगे वो मैं सब करूँगा। ऐसा कहकर सरजू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी बहन से रमा, मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे आज काम मिल गया है। अब से मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। भैया, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अब आपको भिखारी बनके अपनी जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। मैं बहुत खुश हूँ भैया। अब मैं काम करके कमाऊंगा और तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। अगले दिन सरजू दुकान में चला जाता है और वहाँ दिया हुआ काम अच्छी तरह से करता है। सरजू अपना काम बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ करने लगा। उसके काम से चाय वाला बहुत खुश था। एक दिन चाय वाला सरजू को बुलाता है और अरे सूरज, तू इतना मन लगाकर काम करता है, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। तुम तुम्हारी अधूरी पढ़ाई क्यों नहीं पूरी करते बेटा? अगर तुम पढ़ाई करोगे तो बहुत तरक्की करोगे। मालिक, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आज जो भी कमाता हूँ उससे मेरी बहन की पढ़ाई होती है और खाने पीने का खर्चा भी नहीं निकलता। मालिक, इसमें से मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? तुम पढ़ाई शुरू कर दो बेटा, मैं तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाऊंगा। और हाँ, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब वापस कर देना, ठीक है? ये सब बातें सुन सरजू की आंखें भर आती है और सरजू रोने लगता है। मालिक, हमारे माँ पिताजी के बाद सिर्फ आपने ही मेरा साथ दिया है। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलो अब काम करो और हाँ, आज से रात के स्कूल के लिए एडमिशन करवा लो, ठीक है? हाँ मालिक। ऐसा कहकर सरजू अपना काम करने चला जाता है और शाम के समय नाइट स्कूल में खुद का एडमिशन करवाता है। ये सब सरजू के लिए एक सपना ही था। अब सरजू सोचता है कि अगर मैं कुछ और काम करूं तो पैसे भी मिलेंगे और मालिक का थोड़ा कर्जा भी चुका दूंगा। अब यही बात सोचकर सरजू सुबह उठकर पेपर डाला करता था और चाय की दुकान पर आकर मन लगाकर काम किया करता था और उसमें जो बचा हुआ समय मिलता था उसमें वो अपनी पढ़ाई पूरी करता था। इधर सरजू और उधर रमा दोनों भी बहुत होशियार बच्चे होने के कारण रमा भी स्कूल में पहले नंबर से आया करती थी। अब एक दिन रमा अपने भैया से भैया, मैं सोच रही हूँ कि चाय वाले चाचा के यहाँ अगर हम कुछ खाने की चीजें रखें और कुछ नाश्ते को बनाएं तो उनका दुकान बहुत अच्छा चलेगा और आमदनी भी अच्छी आएगी। तुम्हारी कल्पना बहुत अच्छी है रमा। मैं मालिक से बात करके देखता हूँ। अगर उन्होंने हाँ कह दिया तो हम उसमें बहुत मेहनत करेंगे। हाँ भैया, मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं मदद करूँगी। हाँ रमा, मगर तुम सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। हाँ भैया। सरजू उस चाय वाले की दुकान पर चला जाता है। अरे सूरज, आज देर कर दी? मालिक, आज थोड़ा काम था इसलिए मुझे देर हो गई। मालिक, मैं सोच रहा था अगर हम चाय के साथ कुछ खाने की चीजें रखेंगे तो हमारा धंधा और अच्छा होगा। ग्राहकों को सब चीजें एक जगह मिल जाएगी तो धंधा और भी ज्यादा चलेगा। तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें ये सब खुद ही करना होगा। अब मेरे से कुछ नहीं होता बेटा। मालिक, मैं ये सब देख लूंगा, आप काम की चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं। ऐसा कहकर सरजू चाय के साथ कुछ खाने की चीजें भी रखता है।
लोगों को एक ही जगह सब चीजें मिलने की वजह से सभी लोग चाय वाले की दुकान पर आने लगे। अब बढ़ती भीड़ देख चाय वाला बहुत खुश हो गया था। अब उसे सरजू पर पूरा विश्वास हो गया था कि सरजू ही उसकी दुकान आगे बढ़ाएगा। अब सरजू रात के समय पढ़ाई और दिन में काम किया करता था और थोड़ी ही देर में उसकी मेहनत रंग लाई। चाय वाले की छोटी सी दुकान अब बड़ी बन गई थी। अब थोड़े ही दिनों में सरजू ने पढ़ाई का खर्चा चाय वाले को दे दिया। अब सरजू अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और रमा भी अपनी 12वीं की परीक्षा पास कर लेती है। पूरे जिले में रमा का पहला नंबर आता है। सरजू ने अपनी पढ़ाई पूरी करके चाय वाले की एक दुकान को 3 दुकानों में बदल दिया था। अब उसकी दुकान इतनी चलती थी कि लोग खास करके उस दुकान की चाय पीने आया करते थे और साथ ही में रखे हुए पदार्थ भी चखा करते थे। अब एक दिन चाय वाला, सूरज, तुमने तुम्हारे बलबूते पर इस चाय की छोटी सी दुकान को एक होटल में तब्दील किया है। ये सब तुम्हारे मेहनत का फल है बेटा। मालिक, ये सब आपकी ही कृपा है। अगर आप मुझ जैसे भिखारी को मदद ना करते और काम करने का मौका ना देते तो मैं यहाँ नहीं होता मालिक। चलो अब बहुत हो गया। सूरज, तुम्हें मौका देकर मैंने मेरी किस्मत चमकाई है। तुम्हारे वजह से ही मेरा चाय का धंधा छोटे से बड़ा बन गया। अब सूरज, उस चाय की दुकान में से एक दुकान तुम ही संभालो। आज से वो दुकान तुम्हारी ही है, समझो। जी मालिक, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं वो दुकान अच्छे से संभालूंगा। अब सरजू और रमा पढ़ लिख कर बड़े बन जाते हैं और आज सरजू भिखारी से एक होटल का मालिक बन जाता है और रमा भी अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे कंपनी में जॉब करती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। सफलता आपके कदम हमेशा चूमती है। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रामपुर नाम के गांव में एक सोना नाम की लड़की अपने माँ पिताजी के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी का नाम था शंकर और उसकी माँ का नाम था कुमुद। दोनों भी बहुत भले इंसान थे, मगर एक ही बेटी होने के कारण उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था और इसी वजह से सोना घर के कुछ भी काम नहीं किया करती थी। एक दिन उसकी माँ, अरे सोना, सुनती हो? मुझे जरा ये डिब्बा निकाल के दो। अरे माँ, घर में इतने नौकर हैं, उनसे काम करवा लो ना, मैं ही क्यों? सोना, आती है या नहीं? मैं नहीं आऊंगी, आप आपका देख लो। ऐसा कहकर सोना कुमुद की बातों को अनसुना कर देती है और अपने ही मोबाइल में घुसी रहती है। तभी उसके पिताजी घर आ जाते हैं। अजी, आप जल्दी घर आ गए, मुझे एक मदद कर दीजिए ना। क्या काम है? मुझे वो ऊपर रखा हुआ डिब्बा निकाल कर दीजिए। मैंने आपके बेटी को बताया, मगर मैडम को कोई काम ही नहीं करना है। अच्छा, तो नौकर कहाँ गए घर के? अरे वो अभी अभी बाजार राशन और सब्जी लाने गए हैं। तब तक आप मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है, मैं कर देता हूँ तुम्हारी मदद। चलिए। कुमुद और शंकर किचन में चले जाते हैं। शंकर कुमुद को डिब्बा निकाल कर देता है। तभी कुमुद शंकर से, अजी, ये सोना घर के कुछ भी काम नहीं करती। अरे जाने भी दो, क्यों हमेशा उसके पीछे लगे रहते हो तुम सब लोग? हाँ, आप अपनी बेटी की ही तारीफ कीजिए। ससुराल जाने के बाद आप ही जाना अपने बेटी के ससुराल। हाँ ठीक है, मेरे बेटी के पीछे मत पड़ो सब। ऐसा कहकर शंकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोना की शादी की उम्र हो जाती है। तभी शंकर अपनी बिरादरी में उसकी शादी की बात करता है। एक अच्छा रिश्ता आता है और सोना को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं और सोना को पसंद करके चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में सोना की शादी अर्जुन से हो जाती है और वो अपने ससुराल में चली जाती है। मगर सोना के ससुराल में कोई नौकर ना होने की वजह से सोना को ही घर के सारे काम करने पड़ते थे। मगर उसके माँ के घर उसने कुछ भी काम ना करने की वजह से उसे कोई भी काम ठीक से नहीं आता था। इसीलिए उसकी और उसकी साथ सीता की नोकझोंक हुआ करती थी। एक दिन ऐसे ही, अरे ओ बहू, तुम्हें तुम्हारे माँ ने कुछ काम सिखाया नहीं है क्या? नहीं, सिखाया है ना, आपके साथ बातें करना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तुम्हें तो खाना पकाना नहीं आता और मुझसे जबान लड़ा रही हो। हाँ, क्योंकि मेरे घर में काम करने के लिए नौकर थे, इसीलिए मैंने कभी काम ही नहीं किया। हाँ हाँ महारानी, यहाँ भी लेकर आती एक नौकर तो तुम्हें काम नहीं करना पड़ता। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। हे भगवान, मैं इसका क्या करूँ? ऐसा कहकर उसकी सास वहाँ से गुस्से से चली जाती है।
तभी अर्जुन वहां आता है और सोना से, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे जल्दी टिफिन दे दो सोना, आज बहुत देर हो गई है। सोना किचन में चली जाती है और कुछ सोचकर अर्जुन के टिफिन में ब्रेड और जैम रख देती है और वो टिफिन अर्जुन के हाथ में देती है। अर्जुन टिफिन खा लेना, ठीक है? क्या दिया है टिफिन में? अरे कुछ खास नहीं, ऑफिस जाकर देख लेना, ठीक है? चलो बाय, मैं निकल रहा हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है और जाते जाते टिफिन अपने बैग में रख देता है। वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है और अर्जुन अपना टिफिन खोल के देखता है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। टिफिन में ब्रेड और जैम को देखकर उसे सोना के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तभी अर्जुन गुस्से में सोना को फोन लगाता है। तुमने आज टिफिन में क्या दिया तुम्हें पता भी है? हाँ पता है, मगर मुझे उतना ही आता है, इसीलिए उतना ही दिया। तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें पता है ना? हाँ पता है अर्जुन जी, मगर जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है, आप आज वही खा लो। अर्जुन गुस्से में फोन काट देता है और वो ब्रेड और जैम खा लेता है। घर आकर वो सोना से कुछ भी बात नहीं करता और अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे जल्दी खाना दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटे, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हें खाना परोसती हूँ। ऐसा कहकर सीता किचन में चली जाती है। तभी अर्जुन की नजर सोना पर पड़ती है। सोना मोबाइल पर कुछ गेम्स खेल रही थी। अर्जुन गुस्से में खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है और सो जाता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है। सोना की सास उसके इस स्वभाव से बहुत परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सोना किचन में चाय बना रही थी। तभी चाय बनाने के बाद उसने गैस का बटन बंद ही नहीं किया और पूरे घर में गैस की बास आने के कारण सीता किचन में जाकर देखती है तो उसे गैस का बर्नर शुरू दिखाई देता है। तभी सास सोना से, बहू जरा इधर आना, तुम्हारी वजह से आज हम सब बहुत बड़े खतरे में आ जाते। क्या हुआ है माँ जी, क्या किया मैंने? अरे गैस खुला छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने तो गैस बंद किया था। तो क्या ये सब मैंने किया है? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे काम करने की आदत नहीं है, इसीलिए हुआ होगा। आपको इतना बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत है? सोना, मैं बखेड़ा नहीं खड़ा कर रही हूँ, बखेड़ा तुम खड़ा कर रही हो, समझी? मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने माँ के घर। हाँ जाओ, और तुम्हें आता ही क्या है? ऐसा कहकर सास और सोना अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सोना अपने माँ के घर चली जाती है। माँ के घर जाने के बाद उसकी माँ सोना से, अरे सोना, हुआ क्या है, तुम बैग लेकर यहाँ चली आई? माँ, मुझे वहां नहीं रहना, वहां मेरी कोई कदर ही नहीं है। अरे हुआ क्या है, बताएगी भी? अरे माँ, मुझसे गैस का बटन खुला छूट गया तो मेरी सास कुछ भी कहती है और पति भी खाने के बारे में हमेशा बोलता रहता है। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में जहां मुझे बहुत काम करना पड़े। उसकी बातें सुन कुमुद को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता। सोना, मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ भी कोई आजीवन बना के नहीं खिलाएगा, खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। और तुम्हारी सास और पति ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? सही ही कहा है। एक आदमी की अपने पत्नी से इतनी तो अपेक्षा होती ही है। अगर तुम्हें वो नहीं आता तो तुम सीख लो और करो, मगर ऐसे घर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। माँ, तुम मुझे मत सिखाओ। पिताजी, आप माँ को समझाइए ना। देखो बेटा, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। माँ, मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ। अरे, हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब तुम क्या करोगी? तुम तो हमें तक खाना नहीं दोगी और खुद का घर छोड़ के कोई अपने माँ के घर आता है क्या? सोना, मैं माँ हूँ तुम्हारी। बेटी, ऐसे घर से निकल कर नहीं आते। जाओ, अपनी सास से माफी मांगो और सारे काम करने की कोशिश करो, समझी? ये सब बातें सुनकर सोना चुप हो जाती है और उसे उसकी माँ की कही बातें समझ में आती है। वो अपने ससुराल जाने के लिए निकलती है। तभी, माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, मैं अब से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। हाँ मेरी बच्ची, अब जाओ। हाँ, मैं आती हूँ माँ। कुछ समय में सोना अपने ससुराल में आ जाती है। तभी उसकी सास हॉल में बैठी हुई थी।
सोना को देख उसकी सास फिर से गुस्सा हो जाती है। अब क्यों आई हो यहाँ पे? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बिना सोचे समझे निर्णय ले लिया था, मगर मुझे अब समझ में आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। चल कोई बात नहीं, तू वापस आई यही बहुत है मेरे लिए। चलो अब चाय पीते हैं। माँ जी, आपने मुझे माफ कर दिया। अरे कब का, अब चलो भी। ऐसा कहकर सास और सोना चाय बनाने के लिए किचन में चले जाते हैं। कुछ दिनों में ही सोना अपनी सास की सहायता से पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है और अच्छी तरह से खाना बनाना भी सीख जाती है। अब उसका पति अर्जुन भी उसे बहुत खुश होता है। अब वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। किसी के भी प्रति बुरा वर्तन नहीं करना चाहिए। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही होता है।